अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एजाइल मेथोडोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो पेरेंट टॉपिक चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इसके अंदर हम लोग लास्ट वीडियो में वाटरफॉल मॉडल देख के आ चुके हैं। आज इसी के अगेंस्ट एक दूसरा मॉडल है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है मार्केट में, वो है एजाइल मॉडल। एजाइल मेथोडोलॉजी भी बोला जाता है इसको। तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल इस तरह से है, व्हाट इज एजाइल मेथोडोलॉजी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स प्रैक्टिसेस, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। तो टोटल हम लोगों ने 4 चीजें इस पूरे क्वेश्चन में कवर अप करनी है। सबसे पहले तो एजाइल मेथोडोलॉजी के मुतालिक बताना है, उसके बाद कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एजाइल मेथोडोलॉजीज में, उनको डिस्कस करना है। देन बेनिफिट्स ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी एंड लास्ट में इसकी कुछ लिमिटेशंस। सो एजाइल मेथोडोलॉजी इज अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव अप्रोच एजाइल मेथोडोलॉजी में अप्लाई की जाती है। इससे पहले वाटरफॉल मॉडल में भी मैंने आपको अप्रोच एक बताई थी कि वो कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, सिक्वेंशियल अप्रोच इस्तेमाल कर, जबकि एजाइल मेथोडोलॉजी अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन किसी भी स्टेप पर अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई मसला आता है तो वो सॉफ्टवेयर अपने से पिछले स्टेप पर जाने के काबिल होता है। इससे पहले जो वाटरफॉल पढ़ा था उसके अंदर था कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल नहीं होती, आपने किसी एक स्टेप से किसी बैक प्रीवियस स्टेप पर जाना होता था तो मसला होता था, आप नहीं जा सकते थे, आपको हमेशा अपने से नेक्स्ट स्टेप पर ही जाना होता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज खत्म कर दी गई, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड है। इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर एट वंस। के बजाय इसके कि एक ही मर्तबा आप लोग मुकम्मल सॉफ्टवेयर बनाए, इसके अंदर क्या अप्रोच की गई है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कि सॉफ्टवेयर लेट्स सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे पहले आप उसका बैकएंड डेटाबेस और फिर फ्रंट एंड, और उस फ्रंट एंड में भी आप छोटे छोटे उसके पार्ट्स के सबसे पहले आपने मेन होम पेज बनाया। इसी तरह सर्विसेज पेज है, प्रोडक्ट्स पेज है, इसी तरह जो ऐड टू कार्ट वाला फीचर होता है वो वाला पेज है, चेकआउट पेज है। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉफ्टवेयर को लेकर चलना, ये एजाइल मेथोडोलॉजी है। दिस अप्रोच अलाउ द टीम्स टू अडेप्ट चेंजिंग एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। कहता है कि जिस तरह प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है उसी तरह उसके अंदर मजीद तब्दीलियां लाने में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम होती है उसको आसानी होती है। व्हाट्सएप की एग्जांपल देखते हैं कि जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तो व्हाट्सएप सिर्फ एक चैट एप्लीकेशन थी। इसके अंदर आप लोग टेक्स्ट मैसेज टाइप कर सकते थे या वॉइस मैसेज वगैरह सेंड कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता देखिए इसमें कितनी ही तब्दीलियां आई। इसके अंदर फाइल्स आप लोग सेंड कर सकते थे, फिर आप लोग इमेजेस, वीडियोस, इस तरह से, फिर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें फीचर्स है। स्टेटस अपडेट कर सकते थे। और जो अब भी मेजर चेंजिंग आई है व्हाट्सएप में वो क्या है कि पहले इसका यूआई जो था, यूआई मीन इसका डिज़ाइन जो था वो कुछ तब्दील होता था। वो जो चैट का ऑप्शन, स्टेटस का और कॉल्स वाला 3 बटन होते हैं ना शुरू में व्हाट्सएप के, ये पहले टॉप की तरफ होते थे, यानी कि ऊपर होते थे स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल की स्क्रीन है, उस मोबाइल की स्क्रीन में ऊपर की तरफ वो चैट, स्टेटस वाले ऑप्शन होते थे यहाँ पर। लेकिन आजकल जो आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो उसके ये फीचर तमाम के तमाम यूं नीचे आ रहे होते हैं। ये भी एक मेजर चेंज है। इसी तरह पहले जो है आप स्टेटस पर जो भी इमेज लगाते थे उसके ऊपर आप कोई सॉन्ग नहीं लगा सकते थे, अब जो है वो फीचर भी इंक्लूड है। और सेम लाइक स्टेटस पे पहले वॉइस भी अपलोड नहीं होती थी, वॉइस मैसेज, तो अब जो है वॉइस मैसेज भी अपलोड होता है। तो इस तरह से मल्टीपल जो है तब्दीलियां जो आई हुई हैं वो किस वजह से आई हुई है, क्योंकि उनकी भी मेथोडोलॉजी है वो एजाइल ही है, क्योंकि वो छोटे छोटे चंक्स में काम करते हैं। जैसे कोई चंक कंप्लीट हो जाता है, पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसको वो लॉन्च कर देते हैं एज अ फीचर। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोगों के पास कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस होता है किसी भी एप्लीकेशन में तो प्ले स्टोर में उसकी अपडेट आई होती है। आप जैसे अपडेट का बटन दबाते हैं तो उसमें जो भी तब्दीलियां की गई होती हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह ये चलता रहेगा, एंडलेस इसके ऊपर वर्किंग होती रहेगी। तो एजाइल डिवाइड द डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू शॉर्ट साइकिल। ये छोटे छोटे साइकिल्स में मुकम्मल डेवलपमेंट प्रोसेस को डिवाइड करता है। इन छोटे छोटे साइकिल्स को क्या बोलते हैं, आइटरेशन या फिर स्प्रिंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लफ्ज है। आइटरेशन तो चले कॉमन लफ्ज है, लेकिन स्प्रिंट इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि एजाइल में बताएं कि स्प्रिंट क्या होता है। तो स्प्रिंट मीन्स छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोसेस के पार्ट, जो भी साइकिल है कि आपने फर्स्ट फेज में सॉफ्टवेयर का इतने % कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट फेज में इतना कंप्लीट करना है, ये होता है स्प्रिंट। स्मॉल पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड इन ईच स्प्रिंट।
हर स्प्रिंट पे यानी कि हर पार्ट में इतना भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका होता है, आप उसको अच्छे से टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आप डायरेक्टली उसको लॉन्च कर देते हैं बगैर ये सोचे कि आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट है या नहीं है। अब जैसे व्हाट्सएप की एग्जांपल मैंने आपको दी, व्हाट्सएप अगर इस इंतज़ार में बैठा रहता कि कब हमारे वीडियो कॉल के फीचर और जो स्टेटस के ऊपर सॉन्ग लगाने के फीचर कंप्लीट हो तब हम अपने व्हाट्सएप को लॉन्च करें, नहीं, उसने पहले ही जो बेसिक फीचर थे कि चैट हो सकती है, ऑडियो कॉल हो सकती है, जब ये फीचर बन गए उसने ये व्हाट्सएप को लॉन्च कर दिया। बाद में अपडेट्स के थ्रू मजीद फीचर इसमें ऐड करते रहा। The team then gather feedback from the user and make improvement in the next sprint। अब ये जो स्प्रिंट्स है इसको लॉन्च करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो जो फीचर है वो आम यूजर्स जिन्होंने वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है उन तक में पहुंच जाता है। तो अब जब वो यूज़र इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है हर यूज़र का यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, उसका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो हर कोई अपने यूजेज के हिसाब से उसके मुतालिक फीडबैक भी देते हैं। जिस तरह प्ले स्टोर की कोई भी एप्लीकेशन होती है, आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो वक्तन फ़वक्तन वो आपसे रेटिंग मांगता है कि आपको इस एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में कैसा फ़ील हो रहा है। आप उसको रेट करते हैं स्टार की सूरत में और साथ के साथ नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी लिखते हैं कि क्या इस चीज़ के अंदर आपको कमी दिखी। तो ये होता है फीडबैक। तो यही फीडबैक जिनकी एप्लीकेशन होती है उन तक पहुँचता है, वो इसको चीज़ को समझते हैं। अगर वो फीडबैक में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बड़े पैमाने पर आ रही है लोगों के साथ, तो वो इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। दिस साइकिल रिपीट अनटिल द कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज डेवलप। ये जो मुकम्मल साइकिल है कि सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप करना और फिर डेवलप करने के बाद उसको खुद से टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद उसको लॉन्च कर देना। लॉन्च करने के बाद जो भी लोग उसको इस्तेमाल करें उनसे कंटिन्यूअस फीडबैक देना कि आया कि ये फीचर सही है या इसमें कुछ कमी है। उस फीडबैक की बिना पर नेक्स्ट स्प्रिंट पे यानी कि अगले अपडेट में उसको मजीद इम्प्रूव करना, ये बेसिकली एजाइल की मुकम्मल मेथडोलॉजी है। तो ओवरऑल क्या समझा हमने एजाइल में कि ये मुकम्मल सॉफ्टवेयर को एक साथ नहीं बनाता बल्कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हर पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट, और हर स्प्रिंट एक मरतबा जब डेवलप हो जाता है, बन जाता है, उसको खुद से डेवलपर टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद उसको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद जो यूज़र्स होते हैं वो उसके ऊपर अपनी राय देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले फ्यूचर में जो भी स्प्रिंट आएगा, जो भी उसकी अपडेट आएगी, उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। थी ओवरऑल एजाइल मेथडोलॉजी। ये इसकी डायग्राम है, ये आपने लाजमी बनानी है, ये वाली, ठीक है। दूसरी वाली जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बयान की है। ओरिजिनल ये वाली डायग्राम है, इसके अंदर भी स्टेप वही सेम होते हैं जो हम अब तक पढ़ते आ चुके। पहला है रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और लास्ट में रिव्यू। अब इसमें मेंटेनेंस वाला जो है वो स्टेप नहीं है, लेकिन इसमें रिव्यू वाला स्टेप है, ठीक है। तो बाकी स्टेप सेम है कि सबसे पहले इसमें भी आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेगी। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अगेंस्ट आपको एक डमी मॉडल यानी कि डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। उस डिज़ाइन शुदा मॉडल की आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअल उसकी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। जब एप्लीकेशन बन जाएगी आपको उसको खुद से टेस्ट करना पड़ेगा। जब एक मरतबा तमाम चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी आप उसको डिप्लॉय कर देंगे और रिव्यू के लिए छोड़ देंगे। रिव्यू में जो अभी हमने फीडबैक की सूरत में पढ़ा कि यूज़र जो भी इसको इस्तेमाल करेगा वो अपने इसको फीडबैक देगा। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्प्रिंट में वो चीज़ इंप्रूव होती रहेगी। जैसे यहाँ पर देखें तो स्प्रिंट की शक्ल में यही सेम डायग्राम बनाई गई है कि पहले स्प्रिंट में कुछ एनालाइज करके प्लान किया, डिज़ाइन किया और बिल्ड करके टेस्ट करके हमने लॉन्च कर दिया रिव्यू के लिए। रिव्यू के बाद दूसरा स्प्रिंट आया, उसमें भी सेम उन्हीं फीडबैक के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अगेन एनालिसिस, प्लान, डिज़ाइन, वही सेम स्टेप सारे फॉलो किए। इसी तरह चलते जाएंगे, जितने भी उसके स्प्रिंट्स आते रहेंगे, जितने भी अपडेटेड वर्जन उसके आते जाएंगे। तो ये है एजाइल मेथडोलॉजी। नेक्स्ट जो पार्ट था इस क्वेश्चन में वो था प्रैक्टिसेस इन एजाइल मेथडोलॉजी। एजाइल मेथडोलॉजी में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जाती हैं? सो पहली है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मुसलसल, इंटीग्रेशन मीन छोटे छोटे पार्ट्स को जब जोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। चूंकि एजाइल में हम लोग काम ही इसी तरह कर रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं और बाद में हमने उसको जोड़ के मुकम्मल एप्लीकेशन बनानी है ना। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब भी यही है कि वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं आप उसको मुसलसल जोड़ते जा रहे हैं एज अ अपडेट की शक्ल में और आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोग्रेस करती जा रही है। So it is a key practices in Agile where developer frequently integrate the code changing into a shared repository। कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो भी आपकी कोड रिपोजिटरी है, कोड रिपोजिटरी का मतलब होता है कि जिस फोल्डर में, जिस फाइल में आपने अपनी एप्लीकेशन का कोड रखा होता है, इंटरनेट पे मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, गिटहब वगैरह, वहाँ पर आपको मुकम्मल प्रोग्राम्स मिलते हैं और वहीं पर यह सारा काम चल रहा होता है।
वहाँ पर रखने का मकसद ही यही होता है ताकि मुख्तलिफ जो डेवलपर्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को देख सकें और अपने लिहाज से उसको तब्दील भी कर सकें। ईच इंटीग्रेशन ऑफ अ कोड इज ऑटोमेटिकली टेस्टेड यूजिंग डिफरेंट टूल्स। कहते हैं कि हर जो भी चंक ऐड होगा इस कोड रिपोजिटरी में उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑटोमेटिकली टेस्टेड टूल्स होते हैं जो कि हमारे इस कोड को टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? जिस तरह आप भी रियल लाइफ में किसी भी एप्लीकेशन को चला कर टेस्ट करते हैं ना, इसी तरह सेम जो भी आप डाटा वहां पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके पास एक डमी डाटा मौजूद होता है। उस डमी डाटा की बिना पर वो उस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। दूसरी टेस्टिंग भी होती है एक, जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर उसका एक बीटा वेरिएंट होता है। जैसे व्हाट्सएप भी है ना, उसका भी एक बीटा वेरिएंट है, वो आम यूजर्स को तक तो नहीं दिया जाता, लेकिन जो सॉफ्टवेयर की टेक्निकलिटी को समझते हैं लोग उन तक ये वेरिएंट पहुंचाए जाते हैं। उस बीटा वेरिएंट में बेसिकली होता क्या है कि जो फीचर फ्यूचर में ओरिजिनल एप्लीकेशन में आना होता है वो बीटा वेरिएंट में पहले से ही आ चुका हो, और वो जो लोग होते हैं जिनके पास वो बीटा वेरिएंट होता है वो उस चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या है कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसा इसका रिजल्ट है, तो वो उसका फीडबैक देते हैं एप्लीकेशन डेवलपर को जिसकी वो एप्लीकेशन होती है, और अगर उसमें जो भी लूप होल्स होते हैं, कमियां होती हैं, उनको बताता है और सॉफ्टवेयर डेवलपर उस चीज़ को दूर करते हैं। So this process allow multiple developers to collaborate effectively and help to detect errors early through automated testing। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि डेवलपर की कोलैबोरेशन होती है। बहुत से लोग एक एप्लीकेशन पे एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, कोई कौन से फीचर पे काम कर रहा है, कोई कौन से फीचर पे काम कर रहा है। तो अब चूंकि बहुत से डेवलपर एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन तो एक है, तो उस एप्लीकेशन का कोड जो है वो इंटरनेट पे रख दिया जाता है। तो उस इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर भी वो कोड पड़ा होता है वहाँ से हर टीम मेंबर अपने अपने लोकल कंप्यूटर के साथ उस रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट होता है और उसी के अंदर वो तब्दीलियाँ कर रहे होते हैं और ओवरऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो तब्दील हो रही है। सेकंड नंबर पर है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। जिस तरह पहले स्टेप में ही पढ़ा कि इसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट केसेस होते हैं, ऑटोमेटिकली वो हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद ही वो लॉन्चिंग स्टेट में आती है। तो ये जो टेस्ट केसेस हैं ये बेसिकली पहले से ही बना के रख लिए जाते हैं। वाटरफॉल मॉडल में हमने ये देखा था कि जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपको पहले से ही 100% पता होना चाहिए, उसके बाद ही डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टेस्ट केसेस है वो आपको पहले ही लिखना पड़ते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स राइटिंग द टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड, कि आपने एप्लीकेशन का कोड लिखने से पहले ही टेस्ट केसेस बना लेने होते हैं कि जब एप्लीकेशन का मैं ये चंक मुकम्मल कर लूंगा तो इन टेस्ट केसेस के ऊपर अपने प्रोग्राम को चेक करूंगा कि आया कि वो सही से रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। इट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड एंड मीट ऑल द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। ये इस बात की यकीन दहानी करता है कि आपका सॉफ्टवेयर वैसा ही काम करे जैसे कि उसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग मीन्स कि जब दो लोग आपस में इकट्ठा होते हैं तो वो पेयर कहलाते। तो पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा कि जब दो लोग आपस में प्रोग्रामिंग इकट्ठा कर रहे हो तो वो पेयर प्रोग्रामिंग होंगी। सो इट इज द प्रैक्टिस वेयर टू डेवलपर्स, कितने डेवलपर्स? दो, वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क यूजिंग अ सिंगल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए दो डेवलपर्स एक ही टास्क को परफॉर्म करें, वो क्या कहलाता है? पेयर प्रोग्रामिंग। वन डेवलपर राइट द कोड, एक डेवलपर प्रोग्राम को लिखेगा, राइट करेगा, वाइल द अदर डेवलपर रिव्यू इट इन द रियल टाइम, जबकि दूसरा जो है उस चीज को रिव्यू करेगा। रिव्यू मीन यानी कि उसको टेस्ट करेगा कि सही से लिखा गया या नहीं लिखा गया, कहीं कोई कमी वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी। क्या क्या फायदे हैं इसके? सबसे पहला तो हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके बरक्स जो वाटरफॉल पड़ा था वो फ्लेक्सिबल नहीं था, उसकी लिमिटेशन में भी हमने देखा था कि ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये जो है फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है? एजाइल इज हाईली फ्लेक्सिबल, अलाउ टीम टू मेक चेंजिंग एट एनी स्टेज, कि किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी तब्दीली आप करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑफ द डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड न्यू रिक्वायरमेंट, किसी भी फेज पे कोई फीडबैक आ गया कि ये फीचर जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ गई कि आपने कोई नया फीचर भी ऐड करना है, तो किसी भी स्टेज पे आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा हो उसको आप ऐड कर सकते हो, जबकि वाटरफॉल में ये सहूलत नहीं थी। नंबर 2 पर है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वाटरफॉल में क्या था कि जब तक कस्टमर ने 100% डन नहीं किया कि मुझे यही चीज ही चाहिए और ऐसे ही चाहिए, तब तक उनका सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बना लो, बनाना स्टार्ट कर दो, कस्टमर ने 1 महीने बाद 2 महीने बाद कह दिया कि नहीं मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, इसको तब्दील करो, कोई बात नहीं, वो तब्दील हो जाएगा। जैसे व्हाट्सएप का भी यूआई पहले कैसा था अब कैसा हो गया। सो कस्टमर गेट रेगुलर अपडेटेड एंड वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, के जो भी कस्टमर है उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर या तो अपडेटेड वर्जन शेयर किए जाते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें
और आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मेजर चेंजिंग जो भी करवाई होंगी आपको वो मिलती रहेंगी। नंबर 3 पर है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। टेस्टिंग इज डन कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज में। कहते हैं कि टेस्टिंग जो है वो क्योंकि कंटिन्यूअसली चल रही होती है, क्योंकि पहले से हमारे पास टेस्ट केसेस मौजूद होते हैं। सो इसका सबसे बड़ा फायदा फिर क्या होगा, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है इसका मतलब आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट के जो है वो अच्छे से टेस्ट हो रही है। सो इट हेल्प्स टू फाइंड एंड फिक्स द प्रॉब्लम अर्ली। तो ये क्या करेगा कि जो भी प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर में आई है उसको अच्छे से टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको सोल्यूशन फौरन देना है, तो उसको सोल्यूशन जो है वो भी सजेस्ट करेगा। तो ये थी ओवरऑल हमारे पास बेनिफिट। नेक्स्ट है लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी, कि इसके भी कुछ लिमिटेशन है। ऑब्वियसली हर चीज़ कंप्लीट तो नहीं होती। तो पहले नंबर पर है स्केलिंग चैलेंजिंग। स्केलिंग चैलेंजेस क्या होंगे कि अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लार्ज प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो एजाइल जो है यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा देता है। वैसे नहीं डगमगाता। फर्क कहाँ पर आता है वो पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट विद मल्टीपल टीम मेंबर्स, कि बहुत सारी टीम्स अगर एक ही प्रोजेक्ट पे काम करनी हो और वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यूजिंग एजाइल एज इट रिक्वायर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हो सकता है वो जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके दरमियान की जो कोऑर्डिनेशन है या उनके दरमियान की जो मीटिंग्स है, कम्युनिकेशन है बेसिकली, उनमें थोड़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। वैसे एजाइल एज अ सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी बहुत अच्छा है और आज तक यही इस्तेमाल हो रहा है। जितनी भी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं प्ले स्टोर पे, ये सारी एजाइल तो है। आप तभी तो अपडेट कर रहे होते हो अपनी एप्लीकेशन को कि हाँ जी अब अपडेट आई है, क्योंकि नया स्प्रिंट ऐड हुआ है आपकी एप्लीकेशन में। लेकिन फर्क कहाँ पर आ रहा है, कहता है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं बेसिकली उनकी मीटिंग्स में, उनकी कोऑर्डिनेशन में हो सकता है कि कोई ना कोई चैलेंज आपको देखने को मिले। नंबर 2 पर है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी। स्टेक होल्डर ऐसे लोग होते हैं जो बराह रास्त इफेक्ट होते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस से। सो एजाइल के क्योंकि बेनिफिट्स में भी हमने देखा कि इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, यानी कि जिसका आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप उसको इन्वॉल्व रखते हैं अपने साथ, उससे पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर सही बना या नहीं बना, आप इसको इस्तेमाल करके देखें। तो वही लोग तो स्टेक होल्डर थे। स्टेक होल्डर मैंने आपको मल्टीपल लोग बताए थे कि कौन कौन से लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो वो जो सारे स्टेक होल्डर हैं वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले ही तो हैं। तो उन स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है एजाइल में। अगर कोई भी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करता या सही से फीडबैक नहीं देता, तो इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको स्लोनेस देखने को मिलेगी। सो एजाइल रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर। तमाम स्टेक होल्डर्स की आपको पार्टिसिपेशन लाजमी से रिक्वायर होगी। द प्रोसेस कैन स्लो डाउन इफ सम ऑफ द स्टेक होल्डर आर अनअवेलेबल एंड नॉट फुली इन्वॉल्व। अगर कोई स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आपके इस फीडबैक प्रोसेस में, या फिर दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो क्या हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस उससे इफेक्ट हो सकता है। तीसरे नंबर पर है लेस प्रिडिक्टेबिलिटी। लेस प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर कब मुकम्मल कंप्लीट होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। अब जैसे व्हाट्सएप है, न जाने कब से ये स्टार्ट हुई है और आज तक इसके अंदर अपडेट्स आ रही है, कोई पता नहीं है कि कब तक ये प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होगी। सेम लाइक फेसबुक तो उससे भी पुरानी है। तो पहले कैसे थी फेसबुक, अब आते आते इवॉल्व होते होते कहाँ तक पहुंचा दिया फेसबुक को। तो इस तरह इन सॉफ्टवेयर का नहीं पता होता कि ये कब इन्होंने कंप्लीट होना है। सो एजाइल इज कंसीडर एज लेस प्रिडिक्टेबल, कि ये लेस प्रिडिक्टेबल है। क्यों? बिकॉज प्रोजेक्ट्स इवॉल्व बेस्ड ऑन कंटिन्यूस फीडबैक। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट है वो मुसलसल फीडबैक को लेते हुए अपने आप को तब्दील कर रहा होता है एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, और जो भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को तब्दील कर रहा होता है। सो इट कैन हार्डर टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट टाइमलाइन, कॉस्ट एंड फाइनल आउटकम। तो ये मुश्किल हो जाता है कि आप लोग एग्जैक्ट टाइमलाइन फाइंड आउट कर पाएँ कि कब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, या फिर उसकी फाइनल आउटकम क्या होगी कि उसके बाद हमने अब इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना रोक देना है। तो इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये इनकी एग्जांपल आपके सामने ही है। ये जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, जो भी प्ले स्टोर पर है, ये कंटिन्यूस अपडेट आपके सामने हर मंथ में 2 मंथ में इनकी अपडेट आती ही रहती हैं। तो अगर आप देखें लिमिटेशन में, तो लिमिटेशन में बेसिकली सारे ही वो चैलेंजिंग है जो कि या तो टीम मेंबर्स से रिलेटेड है या फिर स्टेक होल्डर से रिलेटेड है, यानी कि ह्यूमन जहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उससे रिलेटेड बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन ओवरऑल अगर मेथड देखा जाए, यानी कि जिस मेथड के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे पास इस टाइम की करंटली वक्त की सबसे फेमस मेथडोलॉजी है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में
जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपको दिख रही हैं तमाम की तमाम इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर बन रही है। ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब के देखने तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन लाजमी से चेकआउट करें। वहां पर आपको जो इस लेक्चर की प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मिलेगा। मजीद ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इनके भी लिंक्स आपको मिलेंगे, तो वहां पर भी लाजमी से फॉलो करें। जितनी भी चीज़ें हो सकती है बेस्ट पॉसिबल वहां पर आपको मिल जाएंगी। सभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।